नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही अच्छी है। वो क्लास कौन सी है? मास्टर क्लास। और मास्टर क्लास उन छात्रों के लिए है जो अभी हाल फिलहाल में देने जा रहे हैं पेट का एग्जाम और यूपीएसआई का एग्जाम, या वे उन छात्रों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है जो यूपी का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए? मास्टर क्लास को अच्छे से देखना चाहिए और पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि इसके बाद आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और साथ ही साथ आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप एक अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। आपको खुद में खुद एहसास होगा कि मैंने जो प्रवीण सर की जो मैंने मास्टर वीडियो ज्वाइन किया था वो मेरे लिए बहुत ही सहायता बहुत ही कारगर रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप एग्ज़ाम से निकलेंगे खुद में खुद अपने आप को खुशी से महसूस करते हुए आएंगे और आप हैप्पी रहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया है। तो दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। ठीक है, सीधे सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रदेश का नेम। ठीक है, एक यूपी स्पेशल का सारा टॉपिक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, प्रदेश का नेम यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम कब कब क्या था, यानी कि किन नामों से हम जानते थे उत्तर प्रदेश का नाम। तो पहली बात करते हैं जून 1836 से लेकर फरवरी 1877 तक उत्तर प्रदेश का नेम क्या था दोस्तों? उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो उत्तर प्रदेश का नेम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। कब से कब तक? 1836 से लेकर 1877 तक। फिर 1877 से लेकर 1937 तक इसे किस नाम से जाना जाता था? आगरा एवं संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1877 से लेकर 1937 तक इसे आगरा एवं संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आगरा एवं संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। फिर 1937 से लेकर 1950 तक इसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? केवल संयुक्त प्रांत के नाम से हम जानते थे। तो 1937 से लेकर 1950 तक हम केवल और केवल इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। केवल और केवल इसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? 24 जनवरी 1950 का क्या होता है? 1950 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत से इसका पूरा नाम बन जाता है उत्तर प्रदेश, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम किस नाम से जानते हैं? यूपी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम किस नाम से जानते हैं? यूपी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पहली चीजें क्या देखा कि प्रदेश का नाम कब कब क्या रहा और कब कब किन नामों से हम इसको पुकारते थे। अब आइए बात करते हैं प्रदेश की राजधानी के बारे में। मतलब कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब और कहाँ रही और कैसे कैसे परिवर्तन हुई। तो दोस्तों, 1836 से लेकर 1856 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रही आगरा। तो ध्यान रखिएगा, 1836 से लेकर 1856 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रही आगरा। फिर उसके बाद 1856 से लेकर 1921 तक कौन क्या रही? इलाहाबाद। तो उसके बाद फिर राजधानी में परिवर्तन होता है, और कब होता है? 1856 से लेकर 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रहती है दोस्तों? इलाहाबाद। फिर उसके बाद 1856 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी परिवर्तन हो जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी परिवर्तित हो जाती है और क्या हो जाती है? लखनऊ। लेकिन 1921 से लेकर 1935 तक क्या रहता है कि ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ रहती है वो क्या रहती है? आंशिक रहती है, आंशिक रूप से रहती है। लेकिन 1935 से क्या हो जाती है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बन जाती है और पूर्णतः यहाँ लखनऊ ही राजधानी, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ ही है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें हमने देखा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का नाम कब कब किन नामों से हम जानते थे, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब कैसे परिवर्तित हुई, इसके बारे में हमने देखा। अब आइए बात करते हैं
कि राजकीय उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह है, राजकीय भाषा है, राजकीय वृक्ष है, राजकीय पुष्प है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं, राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो पहली भाषा है 1947 में हिंदी। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, जो कि यह पहली भाषा है। और दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है। और यह कब बनी थी? 1989 से। तो 1989 से क्या हो जाती है? उर्दू इसकी सेकंड भाषा हो जाती है उत्तर प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी भाषा कब रहती है? 1947। तो एक प्रथम भाषा 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हो जाती है हिंदी। और द्वितीय भाषा उर्दू कब हो जाती है? 1989 से या 1989 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्तों बारहसिंघा। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रौच। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस अथवा क्रौच है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, यानी ट्री की बात करते हैं तो अशोक है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, यानी कि राजकीय फूल क्या है? तो पलाश अथवा टेसू। 4 जनवरी 2013 से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बन जाता है। और क्या बन जाता है दोस्तों? पलाश अथवा टेसू। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की खेल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल का नाम क्या है? हॉकी है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो हिंदी, प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। फिर राजकीय पशु की बात करते हैं तो बारहसिंघा। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस अथवा क्रौच। और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक। और राजकीय पुष्प की बात करते हैं पलाश अथवा टेंसु। और राजकीय खेल की बात करते हैं तो हॉकी। इस बात को ध्यान रखिएगा राजकीय खेल क्या है? हॉकी है उत्तर प्रदेश का। अब राजकीय चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह याद रखिएगा आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, या पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में, ध्यान रखिएगा, एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष। एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इस बात को ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिक चीजों के बारे में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा विधान परिषद, इस बात को ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है। जिस तरह केंद्र में है राज्यसभा और लोकसभा, जिस तरह केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक इसी प्रकार से या ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था है, या संसदीय व्यवस्था है या नहीं। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है वो द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय से तात्पर्य हो जाता है विधानसभा और विधान परिषद। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? 404 हैं। अब इसको समझिएगा आप थोड़ा से। देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 404 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 404 सदस्य हैं। लेकिन उसमें एक सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया है। उत्तर प्रदेश में 404 सदस्य हैं विधानसभा में, जिसमें से एक सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया है। एक सदस्य को यानी कि एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया गया है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में 403 ऐसे सदस्य हैं जो निर्वाचित हुए हैं, यानी निर्वाचित होकर गए हैं।
और एक सदस्य ऐसा है जो एंग्लो इंडियन से है और जिसे राज्यपाल ने नियुक्त किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो आप 403 बताइएगा। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 404 सदस्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है या कितने सदस्य को नियुक्त किया जाता है, तो एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है। और कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल नियुक्त करता है, और राज्यपाल नियुक्त करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषदों की सीटों की संख्या कितनी है। कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, मैंने आपको विधानसभा के बारे में बता दिया। अब चलिए विधानसभा के बारे में, सदस्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको विधानसभा के सदस्य बनना है, तो आप भारत के नागरिक हो और आपकी 25 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होने चाहिए, तब आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि विधान परिषदों की सीटों की संख्या की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसमें कुल कितनी सीटें हैं, कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश से कितने ऐसे सदस्य हैं या उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा के लिए आवंटित की गई हैं, तो 80 ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा के लिए हैं। लोकसभा उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 80 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 80 सीटें हैं। और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, तो 31 सदस्य जाते हैं, 31 सदस्य जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 80 सीटें, तो यानी कि 80 सदस्य ऐसे हैं जो लोकसभा में जाएंगे उत्तर प्रदेश से। और राज्यसभा की बात करते हैं तो कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, 31 सीटें हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 31 ऐसे सदस्य होंगे जो राज्यसभा में जाएंगे, कहां से, उत्तर प्रदेश से। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश की विशेष में फिर से आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें रखता है अपने पास, वो कौन सा जिला है, इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, प्रयागराज के पास, यानी कि इलाहाबाद के पास है। कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 12 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं, याद रखिएगा। कुल कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कि विधानसभा की सबसे ज्यादा या विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाले जिले का नाम बताइए उत्तर प्रदेश का, तो वो है आपका इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। कितनी सीटें हैं, तो 12 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे कम सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे कम सीटें वाले जिले कौन कौन से हैं, विधानसभा के सबसे कम सीटें वाले जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 3 ऐसे जिले हैं जिनके पास सबसे कम सीटें हैं और इनके पास 2-2 सीटें हैं। इनके पास 2-2 सीटें हैं विधानसभा की, इनके पास 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। तो पहली चीज हमने क्या जाना कि उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है या सीटों वाला जिला कौन सा है, तो इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। और सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है, सबसे कम सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं, तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिनके 2-2 सीटें हैं, जिनके पास 2-2 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, यानी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को, यानी कि 1866, याद रखिएगा। 17 मार्च 1866 को क्या हुआ था कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने क्या क्या जाना,
कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम और उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम। फिर हमने क्या देखा कि प्रदेश की राजधानी कब कब कैसे परिवर्तित हुई। फिर हमने देखा, देखिए 24 जनवरी 1950 को, एक बात भी ध्यान रख लीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को राज्य का गठन किया गया और फिर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। फिर हमने देखा कि राजकीय भाषा क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय खेल क्या है। जल्दी से इसको अपने माइंड में रिवीजन करते चलिए। फिर राजकीय चिन्ह क्या है, उसके बाद हमने देखा राजनीतिक चीजों में कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था है, द्विसदनी। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें कितनी है, या विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 404 है, जिसमें 403 सदस्य निर्वाचित होके गए हैं, एक सदस्य को मनोनीत किया गया है राज्यपाल के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया कि विधान परिषदों में कुल कितनी सीटें उत्तर प्रदेश के, तो 100 सीटें हैं, और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक विधानसभा या सीटों वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जिसमें कि जिसके पास 12 सीटें हैं। और सबसे कम सीटों वाले जिले कौन से विधानसभा के, वो है श्रावस्ती और महोबा और चित्रकूट, जिनके पास 2-2 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 को, इस बात को ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की बात की जा रही है। चलिए आप बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में, यानी कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नेम क्या है, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम, यानी प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान रखिएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर थे। तो चीफ मिनिस्टर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था, उत्तर प्रदेश का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री कौन था, चौधरी नारायण सिंह। कौन था, चौधरी नारायण सिंह थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राज्य तथा देश की, यानी कि राज्य मतलब उत्तर प्रदेश तथा, या राज्य कह सकते हैं, राज्य ही उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। तो राज्य तथा देश की प्रथम महिला की बात करते हैं मुख्यमंत्री। प्रथम महिला कौन सी थी, तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्य तथा देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड सीएम की बात करते हैं, सेकंड महिला सीएम की बात करते हैं, तो सुश्री मायावती को आप लोग ध्यान रखिएगा, सुश्री मायावती को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य की तथा देश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, महिला की बात करते हैं। तो राज्य तथा देश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य तथा देश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, महिला में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, इस बात को ध्यान रखिएगा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आप लोग ध्यान रखिएगा, उनका नेम क्या था दोस्तों, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो देश में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान प्राप्त करता है, चौथा स्थान प्राप्त करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। और 3 कौन से थे इससे बड़े वाले, तो जैसे राजस्थान,
तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, तब चौथा आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो देश में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। और 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान पहले स्थान पर, फिर सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश, और थर्ड स्थान पर कौन आएगा महाराष्ट्र, और फोर्थ स्थान पर कौन आएगा उत्तर प्रदेश। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश से सटे राज्यों की कुल कितनी प्रदेश से सटे कुल कितने जिले हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश से। तो 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश से, जिसमें से एक राज्य है यूटी। और यूटी कौन सा है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, वो दिल्ली है। और 8 जो है राज्य, 8 ऐसे राज्य हैं, ध्यान रखिएगा 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो है कि दिल्ली, वो भी क्या करता है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे टोटल पूछा जाता है तो 9 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 9 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर पूछा जाता है केवल और केवल राज्य आप हमें बता दीजिए तो 8। अगर केंद्र शासित अकेले पूछा जाता है, केवल केंद्र शासित पूछा जाता है तो आप याद रख लीजिएगा दिल्ली, यानी दिल्ली को आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा निर्धारण नदी। देखिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना नदी। इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, कौन सी ऐसी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है, तो यमुना नदी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य हैं जिनसे क्या होता है उत्तर प्रदेश का केवल एक राज्य जो है सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का केवल एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ऐसा एक जिला है जो एक तरीके से छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान से 2 ऐसे जिले हैं, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो सटे हुए हैं या सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, आगरा और मथुरा। तो आगरा और मथुरा ऐसे 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। आगरा और मथुरा 2 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा आगरा और मथुरा 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन, सोनभद्र। कौन से 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर दो जिलों के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से साझा करते हैं अपनी सीमा। वे कौन कौन से जिले हैं, आगरा और उसके बाद है आपका सोनभद्र। तो आगरा और मथुरा 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली से कुल कितने जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से कुल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो अपनी सीमा साझा करते हैं, तो 2 जिले हैं, एक गाजियाबाद, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। एक गाजियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। तो ध्यान रखिएगा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। केंद्र शासित दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन से 2 जिले हैं, वो आपके कौन से हैं, गाजियाबाद और नोएडा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश से केवल और केवल एक ऐसा
एक ऐसा देश है, केवल और केवल एक ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से केवल और केवल एक देश अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है? नेपाल। अब बात करते हैं कि नेपाल से कितने ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साझा करते हैं अपनी सीमा। तो 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। केवल और केवल आपको इतना याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में देखा जाए तो नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए अन्य राज्यों की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो और उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैदानी क्षेत्र का मुख्य फसल की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का मुख्य फसल कौन कौन से हैं? गेहूं है, धान है और आलू है। तो गेहूं, धान, आलू, ध्यान रखिएगा, गेहूं, धान, आलू जो है वो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के मुख्य फसल हैं। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के मुख्य फसल कौन कौन से हैं? गेहूं, धान और आलू। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश का सबसे नम भूमि वाला जिला कौन सा है? प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे नम भूमि वाला जिला कौन सा है? बागपत व हाथरस। कौन सा जिला है? बागपत व हाथरस। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा का विषय बना रहा। अभी आपने देखा था यहाँ कुछ घटनाएं हो गई थी और जिसके कारण ये चर्चा में बना रहा। तो ध्यान रखिएगा, बागपत और हाथरस से जो हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि प्रदेश का सबसे नम भूमि वाला जिला कौन कौन से हैं या जिले कौन कौन से हैं? तो बागपत और हाथरस, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि गंगा यमुना की मुख्य मिट्टी कौन सी है? तो गंगा यमुना की मुख्य मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मृदा है। गंगा यमुना की मुख्य मृदा कौन सी है यानी मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मृदा। आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना में मुख्य मिट्टी कौन सी पाई जाती है या कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मृदा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा जिला है या कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अफीम की खेती की जाती है? तो बाराबंकी और गाजीपुर दो ऐसे जिले हैं जहां पर क्या की जाती है? अफीम की खेती की जाती है। तो अफीम की खेती वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? बाराबंकी और गाजीपुर, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आंवला उत्पादक, आंवला मतलब जो आप खाते हैं आंवला, ठीक है। तो आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़, इस बात को ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे अधिक शुष्क खेती वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक शुष्क खेती वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो बुंदेलखंड। तो ध्यान रखिएगा, कहीं आप बुलंदशहर मत लगाकर आ जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ बुंदेलखंड की बात की जा रही है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे शुष्क खेती वाला जिला है। और सबसे नम भूमि वाला जिला कौन सा है? कौन से जिले हैं? बागपत और हाथरस। तो 2 चीजें हमने यहाँ पर ध्यान करवाया आपको। पहली चीजें कि सबसे शुष्क खेती वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो बुंदेलखंड है। सबसे नम भूमि वाला जिला कौन सा है? कौन से जिले हैं? तो बागपत और हाथरस, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। मुझे लगता है सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं मेरे प्रिय साथियों? तो 75 जिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित कहां तक होती है? तो गंगा सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है कन्नौज से लेकर वाराणसी तक सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो ध्यान रखिए कि गंगा जो है
गंगा जो है सबसे ज्यादा कहां तक प्रदूषित है, तो कन्नौज से लेकर वाराणसी तक, कन्नौज से लेकर वाराणसी तक गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न को आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है, तो 900 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है, 900 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 900 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यमुना नदी बहती है कितने जिलों में। यमुना नदी बहती है कुल कितने जिलों में, तो 19 जिले ऐसे हैं जहां से यमुना नदी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 19 ऐसे जिले हैं जहां से यमुना नदी बहती है, यानी होकर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर आदि जो जिले हैं किस नदी के तट पर हैं, किस नदी के तट पर स्थित है, या किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो गोमती नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो गोमती नदी के तट पर अवस्थित वाले जिले कौन कौन से हैं मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए, जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर। तो जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर को याद रखिएगा, जो गोमती नदी के तट पर अवस्थित हैं, गोमती नदी के तट पर अवस्थित हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन तीनों जिलों को याद रखिएगा, जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, ये 3 ऐसे जिले हैं जो गोमती नदी के तट पर अवस्थित हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गाजियाबाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर अवस्थित है, तो हिंडन नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, हिंडन नदी पर अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बेतवा नदी का प्रवेश कहाँ होता है। बेतवा नदी का प्रवेश कहाँ होता है, बेतवा नदी का प्रवेश कहाँ होता है, तो ललितपुर में होता है, ललितपुर में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बेतवा नदी का यमुना से कहाँ मिलती है, बेतवा नदी और यमुना कहाँ पर मिलती है, बेतवा नदी और यमुना नदी आपस में कहाँ मिलती है दोस्तों, तो हमीरपुर के पास में मिलती है, हमीरपुर के पास में मिलती है। कौन सी 2 नदी मिलती हैं, बेतवा नदी और यमुना नदी, बेतवा नदी और यमुना नदी हमीरपुर के पास में मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ, अब देखिए ये रहा यूपी स्पेशल के सारी चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, अभी इमीडिएट, बिल्कुल तुरंत शेयर कर दीजिए। और यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ, अब देखिए यूपी स्पेशल खत्म हो गया, अब भारत की कुछ चीजें के बारे में जानेंगे जो संपूर्ण भारत में है वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ क्रांतियों के बारे में। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्रांतियों से प्रश्न आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली क्रांति कौन सी है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। हरित क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, या किस लिए चलाई गई थी, तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए। याद ऐसे करते चलिए, हरित यानी कि ग्रीन की बात की जा रही है तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है, तिलहन उत्पादन के लिए। आप देखते हैं कि तेल जो होता है वो कैसे होता है, पीला होता है, ठीक है, सरसों वगैरह के तेल की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा आप, पीले से संबंधित जो होगा वो पीली क्रांति, और पीला क्या होता है, तेल होता है। बस इतना ध्यान रखिए, आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, और पीली क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है, तिलहन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ऑपरेशन फ्लड किस लिए प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध क्रांति थी है, ऑपरेशन फ्लड किस लिए जाना जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है, दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए यह क्रांति चलाई गई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किस लिए है, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण के लिए। तो ध्यान रखिएगा
कि भूरी क्रांति किस लिए, भूरी क्रांति किस लिए प्रसिद्ध थी? तो भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण के लिए। भूरी क्रांति किस लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। किस लिए चलाई गई थी? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति किस लिए चलाई गई थी? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। पीली क्रांति किस लिए चलाई गई थी? तिलहन उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति किस लिए चलाई गई थी? तो दुग्ध उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति के एक और नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। और नीली क्रांति नीली क्रांति किस लिए चलाई गई थी या किस लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन के लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं मछली पालन के लिए। भूरी क्रांति किस लिए प्रसिद्ध थी? तो भूरी क्रांति याद रख लीजिएगा खाद्य प्रसंस्करण, या इंग्लिश में इसको याद रख लीजिएगा फूड प्रोसेसिंग। इंग्लिश में इसको याद रख लीजिएगा फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं सीमा का निर्धारण करने वाले कुछ नेम। सीमा रेखा का निर्धारण यानी भारत पाकिस्तान हो गया, और भारत चीन की बात करते हैं, और भारत अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो भारत अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? और भारत चाइना की सीमा को क्या कहा जाता है? और भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? देखिए याद रखिएगा इसको और समझते चलिए। तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण जो होती है, यानी सीमा का जो निर्धारण होता है, उसे कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा। तो भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा, इतना याद कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा की बात करते हैं तो डूरंड रेखा। भारत चाइना या भारत चीन की बात करें तो भारत चाइना की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? उस रेखा का नाम क्या है? मैक-मोहन। तो भारत चाइना की बात करें, भारत चाइना की बात करें तो भारत चाइना या चीन की बात करते हैं तो इसकी सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? मैक-मोहन। नेक्स्ट बात करते हैं भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से हम जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि संविधान से कुछ प्रश्न हैं। संविधान से आप जितने भी आपको सारे टॉपिक दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं या सारे जो पॉइंट हैं आपको संविधान से हैं। आप संविधान के बारे में आप बेहतर तरीके से यहाँ समझेंगे। आइए बात करते हैं संविधान के बारे में। इसको समझते चलिएगा और बिल्कुल मेमोराइज करते चलिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी करते चलिए। चलिए बात करते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी मेरे प्रिय साथियों? तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जब संविधान सभा बैठी थी तो उस समय दो अध्यक्षों को चुना गया था। वे कौन कौन से थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है संविधान सभा में। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो दो लोग थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरा नेम याद रखिएगा बी.टी. कृष्णाचारी या कृष्णाचारी। ठीक है, तो बी.टी. कृष्णाचारी या बी.टी. कृष्णाचारी या कृष्णाचारी। तो ध्यान रखिएगा, तो संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे, कौन कौन थे? एक तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरा बी.टी. कृष्णाचारी। नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, या नेहरू जी ने कब उद्देश्य प्रस्ताव लाया था? तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946।
13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अब संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? तो 2 दिन आगे चले जाइए, तो 24 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 26 आ जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान लागू हो जाता है पूरे देश में। अब संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो ध्यान रखिएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा खुला रखिएगा, क्योंकि वहां पर पूछता है, वहां पर आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा? 18 दिन के बजाय 18 सप्ताह दे देगा। 18 दिन के बजाय 18 सप्ताह दे देगा, या 18 घंटे भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है? 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को, यानी कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को आप भूल जाते हैं। तो राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को कब अपनाया गया था? इंग्लिश में याद रख लीजिए, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को हमने अपनाया था। और 24 जनवरी 1950 को ही एक और बातें हुई थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुन लिया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 की 3 बातें याद रखना है आपको। पहली बात ये याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, और दूसरी बात राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी छात्र भूलेगा नहीं ये सारी बातें। तो एक बार फिर से यहाँ पर समझ लीजिए जल्दी से, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिर अंतिम बैठक कब हुई थी? मैंने आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। चलिए एक बार मैं क्रम से बताता हूं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर सारी चीजें मैंने करवा दिया। अब आइए बात करते हैं कि संविधान के स्रोत को लेकर, संविधान के स्रोत को, यानी कि जो हमारे देश का संविधान बन रहा था या बनाया जा रहा था, तो उस समय हमारे संविधान निर्मात्री ने, यानी संविधान निर्माताओं ने क्या किया था? अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें से जो चीजें अच्छी लगी उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लिया। देखिए, ब्रिटेन से और भी बहुत सारी चीजें, देखिए सभी देशों से, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी देशों की कई चीजों ली गई हैं।
कई कई चीज़ें ली गई हैं, लेकिन हमें जो महत्वपूर्ण है उसी को हमें पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि आप अभी हाल फिलहाल में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अभी आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको पकड़ की आवश्यकता है टॉपिक की। तो आपको टॉपिक में पकड़ बनाना है, तो उसके लिए आपको जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखना है बस। चलिए बात करते हैं ब्रिटेन की। बात करते हैं तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। जैसे कि हम बोलते हैं आई एम इंडियन, यानी कि मैं भारतीय हूं, यानी भारत के लिए केवल और केवल एक नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। तो यहां से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार हमने लिया है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को हमने लिया है। कहां से, यूएसए से लिया है। दूसरी बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी हमने यहीं से लिया है। और साथ ही साथ हमने यहीं से लिया है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने लिया है। कहां से, यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और साथ ही साथ हमने ये भी लिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाने का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रोविजन जो हमने लिया है, कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। मूल अधिकार को हमने लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया हमने लिया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने लिया है, और साथ ही साथ हमने उपराष्ट्रपति के पद को हमने लिया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने यहीं से लिया है। कहां से, यूएसए से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व को हमने लिया है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति राज्यपाल की। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो इसको हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। कहां से हमने लिया है, कनाडा से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया।